सो नेक्स्ट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन दो तरह का है, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. तो विल सी वन बाय वन व्हाट इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एंड देन व्हाट इज द वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन. इसमें कई सारे केसेस हम देख सकते हैं. केस वन, सिंगल ब्लॉक केस इज प्लेस्ड ऑन ग्राउंड. आपने फोर्स लगाया, force is less than limiting friction. In this case, limiting friction will be mu times mg. Static force, static friction comes out to be applied force. But point of application of force move नहीं कर रहा है, ब्लॉक कहीं जा नहीं रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन कहीं मूव नहीं कर रहा है, इसलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन विल बी 0. Now this is second case. हम we are pulling the lower block by force F and pulling is in such a way that both the blocks are moving together. देखिए anything is possible. ये भी possible है कि आप इसको पुल करें और दोनों साथ साथ चलें. ये भी हो सकता है आप इसको पुल करें और A तेज मूव करें और B पीछे रह जाए. फिलहाल हमारा केस क्या है? Both A and B are moving together. A and B are moving together. That means there is no relative motion between A and B. Therefore, between the two surfaces A and B, static friction will be acting. Now, when we draw the FBD of upper block, that is block B, since A block has acceleration in the forward direction, both the blocks are moving together, so this has also acceleration in the direction of A, same acceleration is A. So there must be some force which is providing the forward acceleration, or you can say if there would have been no friction, अगर यहाँ पे कोई friction नहीं होता तो और आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो B के रिस्पेक्ट में A कहाँ चला गया होता? आगे. और अगर आप A पे खड़े होते तो आप जाता तो A आगे, बट आपको क्या दिखता? आपको ऐसा लगता है जैसे कि B पीछे जा रहा हो एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन. तो A के रिस्पेक्ट में B कहाँ जाता? पीछे. तो B पे स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लगा? आगे. और B के रिस्पेक्ट में A आगे जाता तो फ्रिक्शन लगता पीछे. बट क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो सेम टाइम में हमेशा दोनों की डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम. तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का हो रहा है दोनों का डायरेक्शन सेम है. नीचे वाले ब्लॉक पे इनका डायरेक्शन अपोजिट है. तो ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ने वर्क डन कर दिया पॉजिटिव, नीचे वाले ब्लॉक पे हो गया नेगेटिव, बट ओवरऑल वर्क डन इज स्टिल 0. तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन. मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी 0. ठीक है. प्लस नेक्स्ट पॉइंट, वर्क डन by static friction on the system mean friction हमेशा दो सरफेस पे एक्ट करेगा तो हमारा सिस्टम किसका होगा? on the two surfaces is always 0. यानी दो सरफेस को मिला के static friction का वर्क डन is always 0, but individually work done by friction can be positive, it can be negative or it can be 0 also. यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, हालांकि इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है. ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं. तो सवाल ये आता है कभी कभी कि भाई यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा कितना इस जगह पर. तो कई लोग क्या कर देते हैं, अच्छा स्टैटिक है तो म्यू एम जी लगा देते हैं. नहीं देखो, म्यू एम जी आपको नहीं लगाना है. आपको क्या करना है? आपको दोनों ब्लॉक्स को साथ साथ चलाना है. मैं शॉर्टेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्लियर गिवन है. सपोज नीचे वाले का मास m, इस पे फोर्स F लगा और दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन आप पूरे को एक सिस्टम मान लीजिए, एक्सेलरेशन कितना आएगा? इतना. अब आप ऊपर वाले का एफबीडी बना लीजिए. ठीक है, ऊपर वाले पे एक इसका फोर्स लग रहा है mg ग्रेविटी, एक ऊपर लग रहा है नॉर्मल और एक फ्रिक्शन लग रहा है आगे स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ऊपर नीचे से तो हमको मतलब है नहीं, तो हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट शुड बी इक्वल टू ma. तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा कितना हो जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी mf अपॉन m प्लस m. दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. अब आपसे पूछेगा कि किस वैल्यू तक दोनों साथ साथ चलेंगे. ठीक है, किस वैल्यू तक दोनों साथ साथ चलेंगे. तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज बेसिकली लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो हमारा जब तक ये रिक्वायर्ड फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा किससे कम रहेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि म्यू एम जी से. तो जब तक मेरा F ये कंडीशन मेरी फॉलो होगी, ठीक है, m से m कट गया, तो जब तक मेरा अप्लाइड फोर्स म्यू m प्लस एम जी से कम है तब तक दोनों ब्लॉक्स मेरे साथ साथ चलेंगे. ठीक है,
और तब तक फ्रिक्शन कितना लगेगा, mf अपॉन m प्लस m। आप ये भी कह सकते हैं मैक्सिमम फोर्स F maximum till both will move together will be this one mu m plus mg। ठीक है, तो जस्ट क्विक रिवीजन हो गया आपका फ्रिक्शन वाले चैप्टर का कि हमने कहा चलो क्वेश्चन चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं बेटा। आपने किसी चीज़ को वर्क एनर्जी में पढ़ा या फ्रिक्शन में पढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं। ज़्यादा जरूरी है कि आपने कहीं पढ़ा, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट नोट कर लेंगे जो पहले बताया था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन on individual surface can be positive, can be negative, can be zero, but as a whole work done by friction on both the surface is always zero। ठीक है, please note it down। अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से हम दो केसेस लेते हैं। सिंगल ब्लॉक जो कि ग्राउंड पे रखा है, ग्राउंड इज फिक्स्ड, आपने F फोर्स लगाया, आपका फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है, आपका ब्लॉक आगे को बढ़ गया, बट इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। सो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इज माइनस एफ के डेल्टा एस एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन द ग्राउंड इज जीरो। ठीक है, ओवरऑल वर्क डन इज नेगेटिव। यहाँ देखते हैं इस बार इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। सेकेंड वाला ज़्यादा आगे गया, वन वाला आगे तो गया बट इसके रिस्पेक्ट में कम आगे गया। तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर गया तो ये यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर गया। तो रिलेटिवली अगर हम आपसे पूछें 2 के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ जा रहा है, पीछे, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ जा रहा है, आगे। 2 के रिस्पेक्ट में 1 कहाँ जा रहा है, पीछे। तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन आगे, नीचे वाले ब्लॉक की सरफेस पे फ्रिक्शन पीछे। अब ध्यान रखिएगा x2 x1 से बड़ा है, तो क्या हुआ, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन 1, फ्रिक्शन भी आगे, ये गया भी आगे, पॉजिटिव प्लस एफ के x1। नाउ सेकंड वाले पे फ्रिक्शन पीछे गया आगे, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज नेगेटिव माइनस एफ के x2। टोटल वर्क डन एफ के माइनस x2 प्लस x1, और क्योंकि x2 x1 से बड़ा है तो फिर से आपका नेट वर्क डन कितना आ गया, नेगेटिव। सो हमारा रिजल्ट क्या निकला, इंडिविजुअल सरफेस पे वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। इंडिविजुअल सरफेस पे आपने देखा इट कैन बी अगेन पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और ग्राउंड वाला केस देखा था ये वाला, यहाँ पे जीरो भी था, बट नेट वर्क डन on both the surface is always negative। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इंडिविजुअल सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, बट ओवरऑल जीरो। काइनेटिक फ्रिक्शन अगेन एक सरफेस पे पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी, बट ओवरऑल वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। एक और केस देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इस ब्लॉक को हमने यहाँ से फोर्स लगा के खींचा, और क्योंकि रिलेटिव मोशन हो रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। हमने एफईटी बनाया नॉर्मल एन एम जी, एन बराबर एम जी, काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कितना हो गया, म्यू एम जी। तो वर्क डन इज, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे को लग रहा है, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट एक्स आगे को हुआ, तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया माइनस म्यू एम जी एक्स। अब मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा होता, तब क्या इश्यू होता, देखिए अब यहाँ से सरकता हुआ आ रहा है, बट हॉरिजॉन्टल इसका जो बेस है वो अभी भी x है, और ये मान लीजिए टोटल कितना है, दिस टोटल इज l। ठीक है, तो फिर से एफईटी बनाया, एम जी एन, एम जी के दो कंपोनेंट कर लिए, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, पीछे को क्या हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, म्यू एम जी कॉस थीटा। अब आप देखो, जब आप एक छोटे से सेगमेंट पर आ रहे हो, इसको आप dl मान लो यहाँ से यहाँ तक, तो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन ऊपर को, dl नीचे को, एंगल कितना हो गया 180। और ध्यान रखना ये एंगल जो थीटा है, ये स्लोप का एंगल है थीटा, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है। तो आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाता, फोर्स dl, और ये एंगल कितना है 180, तो ये हो गया cos 180 माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा dl। सारे dl को जोड़ा, l मिल गया। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखते हैं यहाँ से, तो ये l, ये थीटा, और ये x, तो आप देखोगे l cos थीटा विल बी इक्वल टू x, यानी माइनस म्यू एम जी एक्स। अब क्या करते हैं, केस 3 ले लेते हैं, जहां पर कि हम कर्व्ड पाथ करते रहे। अब देखिए कर्व्ड पाथ से क्या हुआ, हम पूरे रास्ते में आ ही नहीं रहे, हमने एक हिस्सा देखा, ये छोटा सा डीएल वाला, यहाँ का एंगल कुछ थीटा था, फिर से एफईटी बनाया, वही एफईटी बन गया एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और आपकी जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू एम जी कॉस थीटा।
लेकिन लेकिन यहाँ पर इशू क्या है, यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि ये जो आपका थीटा होगा, देखो यहाँ का जो थीटा है ये हर वक्त चेंज होता रहेगा। यानी यहाँ पे कुछ एंगल था θ1, यहाँ पे कुछ एंगल हो गया θ2, यहाँ पर कुछ और एंगल हो गया θ3। इस तरह से क्या हो रहा है, जो हमारा एंगल है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या इशू आएगा कि वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने के लिए हम करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन डॉट dl, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन dl cos 180। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा है म्यू mg cos थीटा dl cos 180 हो गया माइनस इंटीग्रल। अब यहां से माइनस म्यू mg बाहर आ जाएगा, लेकिन cos थीटा इस बार बाहर नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो cos थीटा है वो वेरिएबल है। यहां से हमारा cos थीटा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता था। तो यहां पर हम क्या दिमाग लगाएंगे कि आप ऐसे देखो बेटा, ये आपका सेगमेंट है, ठीक है, आप ऐसे देखो ये सारे dl cos थीटा, जैसे यहां से आपने देखा ये dl, ठीक है ना, यहां से, तो ये क्या बन गया dx, यहां से आ गया है, ये क्या बन गया अगला dx, ये आप आगे आए, ये क्या बन गया अगला dx, यहां से आगे आए, ये क्या बन गया अगला dx। तो यहाँ से अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो आप देखो इस चीज को, ये dx, फिर ये dx, फिर ये dx, फिर ये dx, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारा परछाई ले लो तो ये dx 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 जुड़ के टोटल क्या बन गया, फिर से x बन गया। यानी किसी भी जगह के हमारे पास जो dl cos थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं dx। तो ये हमारा बन जाता है माइनस म्यू mg इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है बेटा, और इंटीग्रेशन ऑफ dx हमारा x आ जाता है, तो ये बन जाता है फिर से माइनस म्यू mg x। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज हमको क्या समझ में आ गई, इसको हमको याद रख लेना है, बार बार ये सवाल नहीं करना है जब भी हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। हालांकि ध्यान रखना, ग्रेविटी के केस में क्या था, वर्क डन हमेशा वर्टिकल हाइट पर डिपेंड करता था, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्रिक्शन का वर्क डन किस पर डिपेंड कर रहा है, हॉरिजॉन्टल यानी कि जो बेस वाला पार्ट है उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसमें लेकिन इस वाले प्रॉब्लम में आपको ध्यान देना होगा, इसमें एक क्रक्स है, पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, अगर ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है ना, तो चाहे आपका जो ब्लॉक है वो स्लोली स्लोली आए, चाहे ये तेजी से गिरता हुआ है, दोनों ही कंडीशन में जब आप इसका एफिनिटी बनाओगे तो ये n होगा और ये mg और ये होगा mg cos theta and this will be mg sin theta। मतलब it doesn't matter whether this block is sliding slowly or this block is sliding with some speed, ठीक है। तो n आपका दोनों ही केस में, in both the cases you will get n equals to mg cos theta, और आपका जो वर्क डन आएगा that will be no doubt माइनस म्यू mg x। बट अगर ये कर्व प्लेन है तो देखो क्या इशू हो जाएगा, कर्व प्लेन होने पर जब ये नीचे को आ रहा होगा अगर धीरे धीरे यानी स्लोली, तब तो कोई इशू नहीं, आप n और जिस भी जगह पे mg बना रहे हो वहां से ये mg cos थीटा लिखा जाएगा, और क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है तो किसी भी पॉइंट पे इसकी जो स्पीड है वो 0 है, तो आपका घूम जरूर रहा है लेकिन किसी तरह का कोई सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो n माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू m0, ठीक है ना। दिस इज किसी तरह के सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है, और आपका n बराबर कितना आ जाएगा mg cos थीटा, और फिर से आपका वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा माइनस म्यू mg x, यानी जो हमने आपको बताया था, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये स्लोली ना आकर, अब आप ये समझिए कि ये किसी स्पीड से आ रहा होता, तो अगर ये किसी स्पीड से आ रहा होता तो उस वक्त ये एक सर्कुलर ट्रैक का हिस्सा हो जाता। भाई कर्व है लेकिन हर इंस्टेंट पे कोई ना कोई जो भी कर्व है वो कोई ना कोई सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आपका AC 0 ना होकर कितना हो जाता v² अपॉन r ये, और तब
आपका n mg cos थीटा प्लस समथिंग होता, यानी कि mv स्क्वायर अपॉन r, और तब आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस म्यू mgx नहीं होता। उस केस में आपका जो वर्क डन होता वो माइनस म्यू mgk से थोड़ा सा ज्यादा था। क्यों? क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू हमारी बढ़ गई है। हालांकि हम मान रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल बोला जाता है कि इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नीट में नहीं आते हैं, लेकिन देखिए आते हैं नहीं आते हैं कि कोई गारंटी नहीं होती है बेटा। कोई भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है भाई, एक कॉन्सेप्ट है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया है कि नहीं है, आपको फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना आता है कि नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन अगर नीट में आ भी जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन नहीं है, कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये आउट ऑफ सिलेबस था। तो आपको समझने वाली बात क्या है कि अगर ये इंक्लाइन प्लेन स्मूथ है, कर्व नहीं है, स्ट्रेट है, तो फिर आपका किसी भी तरह का कर्व ना होने की वजह से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स या एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है, तो n हमेशा mg cos थीटा रहेगा। लेकिन कर्व वाले हिस्से में दो चीजें हो सकती हैं, धीरे धीरे आ सकता है और तेजी से आ सकता है। इफ इट इज कमिंग स्लोली देन नो इशू, देन n will be equal to mg cos theta and our answer will be same as we calculated in the last segment, that will be minus mu mg x. But if it is coming with some increasing speed or decreasing speed, yeah, if it is coming in motion, in that case work done by friction will not be equal to minus mu mgx, because in that case normal will not remain mg cos theta, it will be slightly greater than mg cos theta. I hope this concept is clear to you, so please note it down. One more question we will see. A small block of mass m is moved over a rough curved path and block is moved slowly. We have to find out the work done by the applied force from A to B, and it is given coefficient of friction is mu. The major points are and the dimension, vertical height is h, horizontal जो distance है that is given as L. Main point is block is moved slowly, that means at A and B speed was almost zero, so change in kinetic energy is zero. Three forces are involved: work done by force, work done by friction, plus work done by gravity. Actually there is one more force, but I'm not showing that. That is work done by normal. But since at each point normal and ds will be perpendicular, but ideally we should write, I agree, okay, it is zero, that doesn't matter, we should write it as zero. This is delta k. Okay, so now this we don't know. Work done by friction, as we discussed, that depends upon horizontal base length, and here it is clearly mentioned the movement is very slowly, so it doesn't matter whether the path is curved or straight, so that will be minus mu mgl. Work done by gravity depends only on vertical height, okay, gravity is downward, movement is up, so minus mgh plus 0, normal का work done is 0 is equal to delta k. Delta k itself is 0, so simply in two lines we got work done by the applied force equals to mu mgl plus mgh. ठीक है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है बेटा जहाँ पे क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, और सॉल्यूशन तो क्योंकि मैंने आपको करके दिखाया, वरना सॉल्यूशन वाज वन लाइनर, बस आपको वर्क डन बाय फोर्स इसको लिख के सीधे आप ऑप्शन देखते, आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा ये बताने में। तो आपको क्या याद रखना है, ग्रेविटी का वर्क डन इन ऑल द केसेस इज mgh, प्लस और माइनस एडजस्ट कर लीजिए, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है। फ्रिक्शन का वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, चाहे वो स्ट्रेट चले चाहे वो इंक्लाइन प्लेन पे चले, इंक्लाइन प्लेन अगर स्मूथ है तो हमेशा म्यू mgx, और अगर कर्व पे स्लोली है तो म्यू mgx, और अगर मूवमेंट के साथ आ रहा है उस केस में निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप चीजें आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर होता जा रहा होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ सेम वे में यहाँ पर हम देख सकते हैं, वी हैव अ inclined plane with a junction at this point, and a block starts sliding from A and it reaches the point B. The dimensions of the block are given: h1, h2, this portion is x1, this portion is x2. We have been asked find the speed at point B. So again same thing, how many forces are acting? Gravity, normal and friction. So work done by gravity plus friction plus normal equals to delta k. Work done by gravity depends upon vertical distance, so mg h1 plus h2. Work done by friction depends on this base length, so mu mg x1 plus x2, minus sign because
work done by kinetic friction is negative. Work done by normal at every point, angle between n and ds is 0. So plus 0 equals to half m vp square minus 0 square. Now simply we have just calculated, we have solved the equation. mg कॉमन लेके यहाँ से कट हो गया एंड vp केम आउट टू बी 2g h1 plus h2 minus सिग्मा. ठीक है ना. इसी में अगर आपको नंबर्स मिल जाते हैं 5 मीटर, 10 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, तो आप उसको बोलेंगे कि हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया. बट मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये भी अपने आप में न्यूमेरिकली है. मैं वैल्यूज इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज डालने के लिए मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर, और ऊट पटांग वैल्यू डाल के फिर यहाँ पे वो आंसर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. तो बेटर है आप कॉन्सेप्ट समझिए. हम बार बार क्या यूज़ कर रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स में ग्रेविटी के वर्क डन पे हम वर्टिकल डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, और फ्रिक्शन का वर्क डन निकालने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं. बस फ्रिक्शन वाले में हमको क्या ध्यान रखना है, अगर कर्व्ड पाथ पे कभी सवाल पूछ ले, वो भी न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, तो कर्व्ड पाथ का ध्यान रखिएगा, हमेशा माइनस म्यू mgx नहीं होगा. कर्व्ड पाथ पे माइनस म्यू mgx तभी लेंगे जब मेरा ब्लॉक धीरे 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 नीचे उतर रहा होगा. ठीक है ना. सो इसके बाद ये मेरे ख्याल से वर्क डन बाय फ्रिक्शन, आपको काफी हद तक फ्रिक्शन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया. अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, दैट विल बी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्प्रिंग फोर्स. यहाँ भी काम आएगा. SHM पूरा चैप्टर ही आपका एक तरीके से आधा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग पे काम करेगा. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. स्प्रिंग एक मीन पोजीशन होगी. अगर इससे आप खींचने की कोशिश करते हैं, इलोंगेट करने की कोशिश करते हैं, तो स्प्रिंग इसको अपोज करेगा. तो अगर आपने राइट को खींचने की कोशिश करी तो स्प्रिंग फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, जिसका मैग्नीट्यूड इलोंगेशन पे डिपेंड करेगा. दिस इज हुक्स लॉ. सो स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल टू k डेल्टा x, वेयर k इज कॉल्ड एज स्प्रिंग कांस्टेंट. तो इसको हम वेक्टर फॉर्म पे लिखते हैं, F स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस k डेल्टा x. इसी तरह से अगर आपने इसको कॉम्प्रेस किया होता, यानी लेफ्ट को दबाया होता, तो स्प्रिंग फोर्स राइट को लगता. तो ये माइनस साइन आपको ये बता रहा होता है कि अगर आप स्प्रिंग को राइट, यहाँ के हिसाब से राइट, यानी कि अगर इलोंगेट कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स उसको अपोज करेगा, और अगर आप स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो भी उसको अपोज करेगा. यानी मीन पोजीशन से राइट ले जाएंगे तो स्प्रिंग वापस यहीं लाना चाहेगा, और मीन पोजीशन से लेफ्ट लाएंगे तो भी स्प्रिंग फोर्स उसको यहीं लाना चाहेगा. तो इसका मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है दैट विल ट्राई टू रिस्टोर द मीन पोजीशन, और इस तरह के फोर्स को हम बोलेंगे बेटा रिस्टोरिंग फोर्सेस. तो यहाँ तक ऑलरेडी हम लोग न्यूटन्स लॉ में जब स्प्रिंग वगैरह हल्का फुल्का पढ़ते हैं तो इतना हम जानते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचते जाएंगे स्प्रिंग का फोर्स चेंज होता जाएगा. यानी स्प्रिंग फोर्स को जब आप भी यूज करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स विल बी अंडर वेरिएबल फोर्स, जबकि हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स कम से कम ग्राउंड के आसपास, अर्थ के आसपास में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा आ रहा था, दैट वाज अ काइंड ऑफ कांस्टेंट फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम चेंज नहीं कर रहे थे. ठीक है, इतना हम नोट कर लेंगे पहले. तो अब ये देखिए, मान लीजिए स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है. ये ऑलरेडी खींचा हुआ है. मैं थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक काम कर रहा हूँ. नॉर्मली हम लोग को पढ़ाया जाता है कोचिंग्स में मीन पोजीशन से. मीन पोजीशन के चक्कर में मत पढ़ना बच्चे. मीन पोजीशन के चक्कर में पढ़ोगे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा. हम बाद में इसको स्पेशल केस बना के एक्स इनिशियल को 0 पुट कर दूंगा मैं, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, मीन केस वाला. लेकिन जब आप जनरल केस करके शुरू से ही पढ़ेंगे तो आप कोई भी चीज का आधा अधूरा या गलत नहीं पढ़ेंगे. ये ऑलरेडी खींचा हुआ था कितना, एक्स इनिशियल से, और इसको हम खींच के एक्स इनिशियल से कहां तक ले जा रहे हैं, एक्स फाइनल तक. ठीक है, यानी कि ये ओरिजिन से या मीन पोजीशन से एक्स इनिशियल खींचा था, और अब ये फाइनली इतना खींचा. हमसे पूछ रहा भैया ए से बी जाने में कितना काम करना पड़ेगा. तो मैं कहता हूं कि ऐसा है भैया, मान लो किसी भी टाइम पर ये खींच गया था कितना, एक्स. तो इस वक्त जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा कितना, kx. ठीक है, कहां को, लेफ्ट को. और यहां से अगर आप इसको फर्दर थोड़ा सा और खींचते हैं, कितना, dx, तो आपका जो छोटा सा वर्क डन होगा स्प्रिंग का वो आ जाएगा kx dx cos 180. क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स अंदर को लग रहा है और आप कहां को खींच रहे हैं, बाहर को, यानी कि माइनस kx dx. और ऐसे सारे वर्क को ऐड करते चलेंगे तो आपको मिल जाएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस kx dx इंटीग्रेशन x इनिशियल से x फाइनल. इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये आ जाता है माइनस हाफ
एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली मना कर रहा हूँ बेटा, आप लोग इसको माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर या पता नहीं जो भी पढ़ते हो मत पढ़ा करो, आप इसको ऐसे ही लिखा करो माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होना है। अब आप देखो यहां से हमने क्या क्या सीखा। अगर यहां पर सबसे पहले समझो एक्स फाइनल क्या है। एक्स फाइनल इज फाइनल इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन, और एक्स इनिशियल क्या है, इनिशियल इलोंगेशन और कॉम्प्रेशन। तो अगर एक्स फाइनल इज ग्रेटर देन एक्स इनिशियल, यानी कि या तो आपका स्प्रिंग इज गेटिंग इलोंगेटेड और योर स्प्रिंग इज गेटिंग कॉम्प्रेस्ड, यानी इफ स्प्रिंग इज गेटिंग elongated or compressed, तो in that case आपका जो वर्क डन बाय स्प्रिंग है that will be minus half k x final square minus x initial square। ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव रहेगी एंड टोटल वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव अगर आपके स्प्रिंग का इलोंगेशन या कॉम्प्रेशन होता है। बट अगर आपका स्प्रिंग ऑलरेडी खींचा हुआ है और आप उसको छोड़ रहे हो, ये यानी कि एक इलोंगेटेड स्प्रिंग इज गेटिंग लेस इलोंगेटेड, दैट मीन्स एक्स फाइनल इज लेस देन एक्स इनिशियल, उस केस में वर्क डन स्प्रिंग विल बी माइनस हाफ के दिस वन, और क्योंकि एक्स फाइनल कम है तो यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव आके वर्क डन कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। दैट मींस अब आप इसको ऐसे समझो देखकर, सपोज ये आप स्प्रिंग को खींचे, आप सोचो यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, आपने स्प्रिंग को खींचा, तो जब आप स्प्रिंग को खींच रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर को लग रहा है और आप खींच पा रहे हो बाहर को, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या होगा, नेगेटिव। अब ये स्प्रिंग है, आप इसको पुश कर रहे हो, आप इसको धक्का दे रहे हो, जब हम इसको धक्का दे रहे हैं तो फिर स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर को, यानी कि स्प्रिंग फोर्स बाहर को, डिस्प्लेसमेंट अंदर को, फिर वर्क डन क्या हो रहा है, नेगेटिव। यानी स्प्रिंग कम खींचे से ज्यादा खींचा या कम दबे से ज्यादा दबे की ओर जाएगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन अब देखो ये मैंने स्प्रिंग खींच दिया और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो जब मैंने स्प्रिंग को खींचा हुआ है तो स्प्रिंग का फोर्स यहाँ लग रहा है और अब मैं इसको छोड़ूंगा तो ब्लॉक भी यहीं जाएगा, यानी कि लेस इलोंगेशन हो रहा है। तो दैट मीन्स अगर स्प्रिंग खींच रहा है यानी कि लेस इलोंगेटेड स्टेट से मोर इलोंगेटेड स्टेट या लेस कॉम्प्रेस स्टेट से मोर कॉम्प्रेस स्टेट की ओर जा रहा है तो वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव। लेकिन अगर वो मोर कॉम्प्रेस स्टेट से लेस कॉम्प्रेस स्टेट की ओर आ रहा है तो इन दैट केस वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आप हमेशा नोट करेंगे। अब यहां पर क्या होगा, अगर आप मीन पोजीशन से देखोगे तो मीन पोजीशन का मतलब क्या हो गया, जीरो इलोंगेशन या जीरो कॉम्प्रेशन। तो मीन पोजीशन से हमेशा आपको एक ही कंडीशन मिलेगी, अगर आप मीन पोजीशन पर होंगे तो या तो आप इलोंगेशन की तरफ जाओगे या आप कॉम्प्रेशन की तरफ जाओगे, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। और या फिर आप इस फॉर्मूले से देख लो, आप एक्स इनिशियल को 0 पुट कर दोगे तो आपका वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर। क्योंकि मीन पोजीशन से शुरू करते हैं तो हम एक्स फाइनल को एक्स फाइनल ना लिखकर क्या लिख लेते हैं, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को देख के कई बार बच्चों के दिमाग में ये भर जाता है कि वर्क डन बाय स्प्रिंग इज ऑलवेज नेगेटिव। कभी नहीं बेटा, वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे ग्रेविटी का वर्क डन, आप बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं तो ग्रेविटी का वर्क डन विल बी नेगेटिव, लेकिन अगर आप बॉल को छोड़ देंगे तो ग्रेविटी का वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इन द सेम वे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप स्प्रिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे लास्ट सेगमेंट वर्क डन बाय सूडो फोर्स, और उसी लेक्चर में अब हम लोगों ने जितना पढ़ा है उससे रिलेटेड हम कई सारी प्रॉब्लम्स करके देखेंगे, ताकि अब तक जितना हमने पढ़ा है सारा कॉन्सेप्ट हम एक साथ यूज करके एकदम उसको दिमाग में बैठा सके। ठीक है, तो होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके काफी डाउट्स इसमें क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।